गुलाम वंश के रहे, ऐसे ही फिर खिलजी वंश के कई शासक इसके सामने बदल जाएंगे। तो इसने 8 सुल्तानों का दरबार देखा है। अमीर खुसरो के गुरु कौन है? अमीर खुसरो के गुरु कौन है, ये घटना तो आप समझ चुके होंगे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के जो गुरु हैं वो निजामुद्दीन औलिया हैं, जो सूफी संत हैं। निजामुद्दीन औलिया ने भी 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। यानी निजामुद्दीन औलिया, हालांकि ये कभी किसी सुल्तान के दरबार में नहीं गए, ना जुड़े हुए रहे। 7 सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार इनसे मिलने का प्रयास भी किया था, तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कहा था कि मेरे जो कक्ष है उसमें 2 कमरे हैं, एक से सुल्तान अगर अंदर आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा, मेरा राजपाट से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आइए। अमीर खुसरो के गुरु, ये लिखे हुए है सब कुछ है। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। अमीर खुसरो कव्वाली, जो बैठ के बहुत सारे लोग गाते हैं उर्दू में, गजल जैसे जगजीत सिंह हमारे यहाँ गाते हैं, पहेली, सितार और तबला के जनक कौन है? वो अमीर खुसरो है। खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। वर्ष 1296 में जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने करवाई, देवगिरी अभियान से आने के बाद। ये मैं आपको समझा चुका। वहां के शासक कौन थे? देवगिरी के रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। इतनी बात समझ गए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ जी, हाँ जी। सचिन जी, कल की क्लास में देखिए दोस्त, सूफी क्या होता है, कल मैंने बताया है। बहुत शानदार। बहुत शानदार। अनुराग दुबे जी कह रहे सर हम पढ़ते अच्छे हैं और हमको याद नहीं होता, कुछ बता दो सर, हम क्या करें, हम 2 घंटे पढ़ते हैं। बेटा 2 घंटे क्यों पढ़ते हो तुम? तुमको 2-3 मिनट पढ़ना चाहिए। और आप बाजार में जाओगे तो एक ऐसी दवाई मिलती है कि आपने जो पढ़ लिया रोबोट की तरह, आप उसको भूलेंगे नहीं। आप अगर दिन में 1000-2000 पेज भी पलट दोगे वो तुमको याद हो जाएंगे सब। ठीक है, वो फॉलो कर लेना, किसी ना किसी दुकान पे मिल जाएगी दवाई, पूछ लेना भैया ऐसी दवाई चाहिए कि जो पढ़ूं याद ही रह जाए। इस तरह से ऐसा जबरन नहीं होता, किसी किसी को जबरदस्ती पेन पकड़ा दिया गया हो। मैंने कहा ना, ये ख्वाब तुम्हारा होना चाहिए। मैं प्रयागराज बच्चों को यही बात समझा के आया कि जब तक ये चॉइस तुम्हारी नहीं हो जाएगी, जब तक तुम पढ़ाई में मन नहीं लगाने लग जाओगे और तुम ये नहीं सोच लोगे कि बिगर रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता, तब तक दोस्त पार नहीं लगेगी बात। आइंस्टीन का एक कथन है, वही मैं बच्चों को बता के भी आया। एन आवर विद प्रीटी गर्ल ऑन ए बेंच इज लाइक 1 मिनट एंड ए 1 मिनट ऑन ए बर्निंग स्टोव इट सीम्स लाइक 1 आवर। मतलब एक सुंदर लड़की के साथ में बेंच पर बैठना आपको 1 घंटा 1 मिनट के जैसा लगता है, क्योंकि वो आपकी चॉइस है, उसमें आपको आनंद आता है। वहीं आपको अगर जलते हुए स्टोव पर बैठाया जाए 1 मिनट के लिए, तो आपको 1 मिनट 1 घंटे से ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो आपकी चॉइस नहीं है। तो आपको पढ़ाई कठिन या आपको चीजें याद नहीं होती, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप शायद उसको अपनी चॉइस नहीं बना पाए हैं। नहीं तो आप दोस्त अध्ययन को अगर अपना लेंगे ना कि मेरा जीवन इसी से सुधरेगा, तो आप ये सिद्धांत साथ ही साथ सीख जाओगे कि कोई चीज आपने पढ़ी उसको रिवाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो चीजें याद हो पाती हैं। ओके, बात समझ पाए क्या की है? आगे देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर आया। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल बताइए। आप कहेंगे भैया खिलजी वंश के 30 वर्ष के शासनकाल में से कुल 20 वर्ष तो अलाउद्दीन खिलजी हो गया। ठीक है, आगे। इसके बचपन के नाम कौन था? अली गुरसाब्स। अन्य नाम इसके द्वितीय सिकंदर, क्योंकि सिकंदर की तरह यह भी दुनिया जीतना चाहता था। इसका भी ख्वाब था कि मैं सिकंदर की तरह दुनिया को जीतूंगा, और इसने भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र जीता भी। इसके गुरु थे। इसके गुरु का इसे यह कहना था कि पगले, ऐसे नहीं दुनिया जीती जाती है। दुनिया जीतने के लिए कुछ तरीकों को पालन करना पड़ता है, और उसके लिए पहले तुमको छोटी विजय करनी होंगी। इसके गुरु का नाम है अलाउद्दीन खिलजी के अला उल मुल्क। अला उल मुल्क। तो उसने बताया कि पहले छोटे हिस्सों को जीत लो,
और इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पूरे जीवन में किसी की नहीं सुनी। ये सनक भरा हुआ शासक था, मतलब जो सनकी बोलते ना, जो इसने तय कर लिया वो ये करके मानेगा। दिक्कत आओ परेशानी आओ इसको कोई मतलब नहीं है, लॉस होगा ठीक है होने दो। सिर्फ एक ये व्यक्ति था जिसकी बात अलाउद्दीन खिलजी ने फॉलो की है। तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहते हैं, द्वितीय सिकंदर की वजह, सिकंदर सानी मतलब सिकंदर की तरह। और यहाँ पर एक पद्मावत मूवी का डायलॉग आपने सुना होगा कि जब वो रानी पद्मिनी के लिए कहता है कि रानी पद्मिनी चाहिए मुझको, तो उसकी पत्नी कहती है कि शर्म कीजिए, वो भी किसी की पत्नी है, आपको शर्म करनी चाहिए, किसी और पत्नी के बारे में आप ऐसा सोचते हैं। उसने बोला नहीं, अब जंग होगी। एक डायलॉग आता है, अपना प्रसिद्ध डायलॉग है। क्या बोला उसने? क्या अब ऐसा वक्त आ गया है कि सिकंदर सानी एक महिला के लिए जंग करेंगे? हाँ, बहुत फैला ली सरहदें, अब बाहें फैलाने का वक्त है। तो अलाउद्दीन खिलजी आप समझेंगे कि उसने दुनिया को जीतने की सनक उसके अंदर भी थी। युग का विजेता है, उस युग का ये अमीर उल मोमदीन, ठीक है, एक कट्टर मुसलमान इसको कहा गया। राज्याभिषेक इसका हुआ लाल महल में, जिसको बलबन ने बनवाया था, और लाल महल जिसको हम कुस्क ए लाल भी कहते हैं। राज्याभिषेक कब हुआ? 1296 लाल महल में हुआ। कहाँ हुआ? लाल महल में हुआ, ठीक है। गुरुजी, अल्लादीन का चिराग भी तो होता है, देखो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आगे आएंगे। अलाउद्दीन है, अलादीन नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान ये समझेंगे, ठीक है। उसके 4 सेनापति हैं, ठीक है। उलूग खां, उत्तर भारत उसने जो जीता है उसके लिए उलूग खां को उसने अपॉइंट किया। नुसरत खां उत्तर नॉर्थ इंडिया के लिए था। दक्षिण के लिए उसने मलिक काफूर को और जफर खां, ठीक है। एक इसका ससुर भी था जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्प खां भी कहते हैं, अल्प खां इसी की बेटी का नाम है। ये भी एक सरदार था इसका, अल्प खां की बेटी थी जिसका नाम था मेहरू, और अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रिय पत्नियों में से एक थी। इसको प्यार करता था अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बार पूछा जाता अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दक्षिण विजय के लिए किसको भेजा था? मलिक काफूर को। उत्तर क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि यहाँ पे 2 सैनिक कमांडर थे, तो दोनों का नाम नहीं आता है। मंगोल लोग जो युद्ध बार बार आक्रमण करते रहते थे, मंगोल लोगों से बचने के लिए उसने पोस्टिंग दी थी जफर खां को। कहां पर? एक उसने सीरी फोर्ट बनवाया था दिल्ली में ही, सीरी का किला, जो इसकी आर्टिलरी कैपिटल भी था, सैन्य राजधानी भी था। यहाँ पर एक सेना, एक टुकड़ी इसने पोस्टिंग दे रखी थी कि कभी भी मंगोलों का आक्रमण आएगा या होगा तो तुम उसको लीड करोगे, ठीक है। उत्तर भारत पर विजय। बस दोस्त एक बात बताऊंगा कि आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो और आप भी विजय चाहते हो तो इस कमेंट सेक्शन को तुमको छोड़ना होगा, क्योंकि मैं आपसे शायद कई बार कह चुका हूं और मेरे कहने के बावजूद आप कमेंट सेक्शन को नहीं छोड़ते हैं और अतिरिक्त बातों में लगे रहते हैं, तो मैं ये मान सकता हूं कि शायद आपको सिलेक्शन चाहिए नहीं। आप घर अपने मजबूत स्थिति में हैं, आप बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं मस्ती के लिए, सिलेक्शन के लिए। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जितने भी सिलेक्टेड बच्चों से मैं मिला हूं उनको कोई मतलब नहीं रहता कमेंट सेक्शन से, कभी करते भी नहीं है, ठीक है। उत्तर भारत पर विजय की बात करें, सबसे पहले उसने किया गुजरात अभियान। नॉर्थ इंडिया तो समझते होंगे ना, नॉर्थ इंडिया, तो ऊपर वाला क्या हो गया? ये नॉर्थ इंडिया हो गया, नीचे साउथ इंडिया हो गया। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो सबसे पहले उसने गुजरात पर अभियान किया। गुजरात पर उसने 1297 में, बहुत इंपोर्टेंट ईयर है, यहां पर राजा था कर्णदेव, उसको हराया और उसकी पत्नी कमला देवी से शादी कर ली। कमला देवी ने भी मना नहीं किया और कमला देवी को उसने उपाधि दी मल्लिकाएं जहां। इस दुनिया की मल्लिका है, पूरी दुनिया की। यहां से ही हम मलिक काफूर और 1000 दिनारी, क्या बोलेंगे, यहां से ही मलिक काफूर को उसने खरीदा। मलिक काफूर एक हिजड़ा था, तो बात आपको समझनी होगी, क्योंकि कई इतिहासकारों ने लिखा है कि मलिक काफूर एक हिंदू व्यक्ति था, बहुत सुंदर था, जिस पे अत्याचार करके उसको जबरन हिजड़ा बनाया गया। और वो इतना सुंदर था कि शासक उसको रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ रखता था इसको, पुरुष के साथ पुरुष, पुरुष मित्र। जैसे महिला मित्र होती है, ऐसी पुरुष मित्र ये था अलाउद्दीन खिलजी का, और बहुत प्रिय था। अलाउद्दीन खिलजी यहां से इसको लेके गया और बाद में दक्षिण जीतने के लिए इसको भेजा, ठीक है।
भैया उलूग खां तो आपका बलबंत था ना, तो बेटा इतिहास में उलूग खां एक ही होगा क्या? राहुल नाम के आदमी इस दुनिया में एक ही हैं क्या? नवीन नाम के आदमी एक ही हैं क्या? रोहित कुमार जी का नाम मैं देख पा रहा हूँ, रोहित क्या एक ही है दुनिया में? पागल इंसान, मटरी घोषित कर दो इसको, उसकी पत्नी को लेके आऊंगा। लेकिन यहाँ भारतीय अस्मिता दिखाई देती है। इनकी पत्नी थी रंग देवी, जिन्होंने जौहर कर लिया, और ये जौहर का पहला प्रमाण है भारतीय इतिहास का। ये जौहर क्या होता है? जब इनको लगा कि इनके पति की जान जा चुकी है और ये जो अब सैनिक आए हैं हमारा अपहरण कर सकते हैं और हमारी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करेंगे, तो रानी अन्य अपनी जो राजमहल की महिलाएं थी उनके साथ सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, यानी खुद की जान दे देती थी अग्नि में प्रवेश करके। तो जौहर का पहला प्रमाण देखने को यहां मिलता है कि हमारा जीवन हमारे पति के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। और ये कारण रहा था हमीर चौहान के हारने का। यहाँ पर एक धोखेबाज का नाम आता है रणमल, ठीक है, रणमल ने यहाँ पर धोखेबाजी की और अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था। तीसरा अभियान है चित्तौड़गढ़ का अभियान, 1303 में किया, और चित्तौड़ को जीत के उसका नाम कर दिया था उसने खिजराबाद नाम। इसके बेटे का नाम था खिज्र खां, अपने बेटे के नाम पर किया था, खिजराबाद नाम कर दिया चित्तौड़गढ़ का। पूछा जाता है खिजराबाद शहर किस शहर का नाम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? वहां पे शासक थे राणा रतन सिंह जी और उनकी एक पत्नी थी नागमती। क्या हो गया? कर दो, दोबारा कनेक्ट कर दो। क्या आप लोग कनेक्ट खान में ही चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में कौन थे? राणा रतन सिंह जी शासक थे, और चित्तौड़ को जीतने इसका नाम इसने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। ये बात मैं आपको बता रहा था। राणा रतन सिंह जी की पहली पत्नी थी नागमती, दूसरी पत्नी है पद्मिनी, पद्मिनी, और पद्मिनी के ऊपर लिखी गई है पुस्तक पद्मावत। आप सबने मूवी भी देखी होगी। और पद्मावत को किसने लिखा है? जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने सन 1540 में लिखा। तो यहां पर आप देखेंगे कि कितने वर्षों के बाद में लिखी गई है ये? चित्तौड़ के आक्रमण के कितने वर्षों के बाद में इसको लिखा गया? तो आप कहेंगे भैया 1303 में आक्रमण हुआ और 1540 में लिखी गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग 237 वर्षों के बाद में लिखी गई है। और आज कोई घटना हुई उसके बारे में अगर 237 वर्षों के बाद में लिखा जाए तो उस घटना की सत्यता पर संदेह तो लोग करेंगे कि वे झूठ हो सकता है। तो बहुत सारे लोग इसको प्रमाणिक नहीं मानते हैं कि भाई प्रमाणिक, क्योंकि इसने बहुत सारे चीजें लिखी कि अलाउद्दीन खिलजी को अपनी पत्नी देने को राणा रतन सिंह तैयार हो गए। संभव ही नहीं है। एक राजपुताना खानदान उस समय जो अपने वर्चस्व के लिए जाना जाता था, ये महाराणा प्रताप जी का परिवार है। राणा उदय सिंह, राणा कुंभा, ऐसे यहाँ पर इनके वंशावली के सैकड़ों ऐसे राजा हुए जो कभी दिल्ली सल्तनत या मुगली सल्तनत के विरुद्ध झुके नहीं, तो पत्नी देने को तैयार हो जाएं। आप लोग कहेंगे भैया सरासर एक बात झूठी दिखाई देती है। इसीलिए इतिहासकार इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और फिर उस पर मूवी वगैरह आपने देखा, वो बड़ा विद्रोह हुआ था, सिनेमा घर जले थे, क्योंकि उसमें दिखाया गया कि रानी पद्मिनी को देने को तैयार हो गए अलाउद्दीन खिलजी, और तमाम तरह की कहानी की वो बैठ के देखेंगे, पीछे शीशे में दिखाई देंगी रानी पद्मिनी, और फिर उसने देख के मना कर दिया कि वो तो बहुत सुंदर है। दरअसल में अभियान हुआ, उसने पत्र लिखा इस बात के लिए, जो इतिहासकारों का मान्य कथन है कि उसी तरह युद्ध हुआ जैसे जनरली होते हैं। तो यह पद्मावत है और रानी पद्मिनी। यहाँ पर एक इसमें जायसी की पुस्तक पद्मावत में एक आता है नागमती का वियोग वर्णन, एक अध्याय है। क्योंकि जो रानी पद्मिनी है ना, ये देश की नहीं, ये सिंगल की थी। सिंगल बोले तो श्रीलंका को बोलते थे। सिंगल क्या है? श्रीलंका। तो ये श्रीलंका की राजकुमारी थी। अब श्रीलंका राजकुमारी थी तो अलाउद्दीन खिलजी के पास में यहाँ पर जिक्र आता है एक आपका हीरामन सुआ तोते का। सुआ तोते का पर्यायवाची होता है, हीरामन सुआ। कहते एक बार ये तोता था, हीरामन सुआ तोता इन्होंने देखा। सबसे पहली बार जब देखा तो उन्होंने बोला कितना सुंदर तोता है। तोते ने कहा पगलो, मैं सुंदर नहीं हूँ, सुंदर तो श्रीलंका की राजकुमारी है। अलाउद्दीन खिलजी के मन में अलाउद्दीन खिलजी बोलो सॉरी, राणा रतन सिंह जी के मन में एक भाव पैदा हुआ,
कि सिंगल जाया जाए, देख के आया जाए, तो उन्होंने राजकुमारी को देखा और फिर शादी की। तो यहाँ पर उनकी पहली पत्नी नागमती का वियोग वर्णन किया गया। वियोग समझते हो? पति के बिछड़ने का दुख। मेरा पति मुझसे बिछड़ गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इनके दो सेनापति हैं जिनका जिक्र यहाँ पर आता है, गोरा और बादल। भारत के इतिहास में दोस्त आपका बहुत पूछा जाता है किसकी सेना में थे, क्योंकि जब पहले आक्रमण में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कैद कर लिया गया राणा रतन सिंह जी को। तो राणा रतन सिंह जी के बारे में कहते हैं कि फिर उन्होंने डिमांड की कि रानी पद्मिनी अब सौंपनी पड़ेंगी। तो गोरा और बादल गए, रानी पद्मिनी ने कहा कि भाई 700 पालकियां तैयार करो, हम उसमें चलेंगे सब लोग। और गोरा और बादल ने संग्राम करके, लड़ाई लड़के तब यहां से मुक्त किया था आपका राणा रतन सिंह जी को। लेकिन बहुत ज्यादा घायल हो गए थे वो, बाद में उनकी मौत हो गई। ठीक है, आगे आएंगे। मालवा का अभियान हुआ है 1305 में। ठीक है, मध्य प्रदेश के पास में, यहाँ पे महलक देव था। रानी पद्मिनी ने जौहर किया, ये बात आप समझ ही गए होंगे। अब जिस तरह से राणा रतन सिंह की मौत के बाद में फिर दोबारा संघर्ष होने की बात हुई, तो इन्होंने भी अपनी दासियों, अन्य राजमहल की महिलाओं के साथ में स्वयं को अग्नि में प्रवेश करा दिया। ठीक है, नहीं सर, वो रानी पद्मिनी को देने को तैयार हो गया था। ठीक है रोनित, आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो आपको माननी है, आप कुछ भी मानते रहिए, उसका कोई अर्थ नहीं है ना, परीक्षा से कोई अर्थ है। आप किसी एक बात को मानते रहिए, मैं किसी एक बात को मानता रहूंगा, उसका कोई अर्थ तो है नहीं। आप कुछ भी मान लीजिए। आप अलाउद्दीन खिलजी के पिताजी का नाम रोहित शर्मा मान लीजिए, क्रिकेटर रोहित शर्मा, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, वो बात अलग है। बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय किसको जाता है? मलिक काफूर को। दक्षिण विजय का पहला अभियान इसने कहां पर किया था? देवगिरी में। तो पहला अभियान जब उसने किया 1296 में, मैंने बताया जलालुद्दीन की मौत कब हुई? 1296 में। तो मुझे बताइए इस समय पर आपका मलिक काफूर था इसके पास में या नहीं? आप बोलेंगे भैया मलिक काफूर तो गुजरात अभियान से 1297 में आया, यानी कि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं अभियान किया था और देवगिरी पर 2 अभियान हुए हैं। देवगिरी पर 2 अभियान हुए, 1307 में भी हुआ। ये वाला किया था किसने? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर ने कौन सा अभियान किया है? सन 1307 वाला। क्योंकि रामचंद्र देव यहां पर अलाउद्दीन खिलजी को धन भेजता था, पैसे लगातार भेजता था, एक समय पे आके उसने पैसे भेजने मना कर दिए। ठीक है, पैसे भेजने से उसने बोला कि भाई मैं पैसे नहीं भेजूंगा। बड़ी दिक्कत आई यहां पर। तेलंगाना, वारंगल क्षेत्र को प्रताप रुद्रदेव से उसने जीता और प्रताप रुद्रदेव ने ही कोहिनूर अलाउद्दीन को दिया। अब आप समझेंगे, कोहिनूर समझते हैं या नहीं? कोहिनूर एक हीरा था और ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध हीरा है। इसकी अपनी कहानी है एक। कहते हैं जिस राजा के पास ये रहा वही राजा हारा, उसकी मौत का कारण ये बना। ये हीरा तो महिलाओं के पास ही सुरक्षित रहा। आज ये हीरा ब्रिटेन की महारानी के पास में है। इतिहास के साथ साथ में आप इसकी कहानी जानते रहेंगे कि यहां से होते हुए ये दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगलों के पास में, मुगलों के समय मोहम्मद शाह रंगीला के समय आपका, अगर मैं बात करूं नसरु आपका ईरान का नेपोलियन जिसको हम कहते हैं, ईरान का नेपोलियन भारत पे आकर के आक्रमण करेगा रंगीला के समय पर। हम बता सकते हैं आप मुझे उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो कोहिनूर को लूट के ले गया, तो भारत से बाहर कोहिनूर चला जाएगा, भारत से बाहर चला जाएगा अफगानिस्तान, ईरान वाले क्षेत्र में। ईरान से फिर वापस राजा रणजीत सिंह, वहां के एक राजा की मदद करके एक प्रॉमिस में राजा रणजीत सिंह उस कोहिनूर हीरो को लेंगे और राजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह उसको ब्रिटेन की महारानी को गिफ्ट कर देते हैं। ये कोहिनूर की एक कहानी है, अभी इंग्लैंड में है। ठीक है, वापस आना चाहिए कि नहीं ये बताओ। तो ये दरअसल में कहां पर था? तेलंगाना में, या बोले तो तेलंगाना, भाई तेलंगाना तो सन 2014 में बना ना। तेलंगाना पहले क्या था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश में एक खान है गोलकुंडा की माइन, गोलकुंडा खान। तो कभी भी पूछे कि कोहिनूर हीरा किस खान से निकला था? गोलकुंडा की खान से निकला था, इन राजाओं के पास था। इसने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। होयसल, ठीक है, कर्नाटक के पास में, यहाँ पर वीर बल्लाल थे शासक, उसको भी हराया 1310 में। पांड्य शासकों, इन 2 भाइयों की आपस में दुश्मनी थी, फिर बाद में इसने युद्ध किया फायदा उठा के, दोनों ही भाई भाग गए।
1311 में पांड्य वंश को, ये तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में वंश था, ये कर्नाटक में थे, ये आंध्र प्रदेश में थे और ये महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, यानी दक्षिण तक पहुंच गया सारे। ये सराहना चाहिए। आएगा एक दिन, तो इंतजार करो। ठीक है, ये समझ गए आप। ये देखिए वारंगल है यहाँ पर, ये दौलताबाद है, देवगिरी, ठीक है, ये आपका द्वार समुद्र है, इस क्षेत्र को भी जीता। ये पांड्यों का मदुरै है, इसको जीता। यानी कि अलाउद्दीन दिल्ली से कहां पर पहुंच गया, आपका दक्षिण तक पहुंच गया। जैसी उसकी जीतने की तमन्ना थी वह उसको जीता भी। अब आते हैं अलाउद्दीन के काम। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? इसने बाजार को कंट्रोल किया कि भाई किसी भी तरह की बाजार में काला बाजारी नहीं होगी, महंगाई को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कहते अलाउद्दीन खिलजी ने महंगाई को 20 वर्ष तक ऐसे रोके रखा कि इसके समय का एक सैनिक या दास भी लगभग 4 पत्नियों के साथ बड़े आराम से जीवन गुजार सकता था। तो इसने महंगाई को रोक के रखा और इसने बता दिया कि कोई भी महंगाई कैसे बढ़ती है, बहुत सारी काला बाजारी हो जाती है। बाजार में आज डिमांड है लेकिन लोग अपने स्टोर्स में उसको जमा करके रखते हैं और तब लॉन्च करते हैं जब बहुत ज्यादा रेट पे उसकी डिमांड होती है। तो इसने उस चीज के लिए गुप्तचर लगा दिए कि ढूंढो कोई ऐसा तो नहीं है, उसका मांस काटा जाएगा, हाथ काटा जाएगा। एकता प्रथा खत्म करके इसने सैनिकों को दिया नगद वेतन। तो एकता को फाइनली किसने डिमोलिश कर दिया, किसने खत्म किया? इल्तुतमिश ने। ये कहता है कि भाई तुम जमीन का एक टुकड़ा देते हो, एक जमीन का टुकड़ा जो स्थायी था। ये कहता था कि किसी परिवार में तो 5 सदस्य हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी परिवार में 10 सदस्य हैं, या जो हमको सेवा दे रहा है ऐसा भी तो हो सकता है उसके आश्रित 20 सदस्य हों। तो बराबर जमीन के टुकड़े से तो सबकी बराबर आय नहीं होती। इसने बोला मेरी सेना मेरी जिम्मेदारी है, वह मेरे लिए काम करती है, मेरे लिए युद्ध करती है। जितने भी लोग हैं उनको व्यक्ति के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 5 और 20 वालों को एक साथ, 20 वाले तो उनको ज्यादा मिलेगा, जिस पर 10 लोग डिपेंड करते हैं उसको इस हिसाब से मिलेगा। उसने उसके लिए एक नीति बनाई। सैनिकों का हुलिया लिखवाया, आप भी फोर्स में सेलेक्ट होंगे तो आपसे भी लिखवाया जाएगा, जैसे मैं लिखता था यहाँ। मुझे याद है मैंने लिखा मूल ऑन राइट साइड जब मेरा सीपीओ हुआ 2016 का। घोड़ा दागने की प्रथा, इसने बोला कि जो तुम सेना में घोड़े शामिल करते हो, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, अब युद्ध तो हमेशा होते नहीं, तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग सारे के सारे ये करते थे आपका कि भैया अब युद्ध नहीं चल रहा, अब ये उस समय सवारी ढो देते थे घोड़ों से, हल्की और भारी 10 रुपए सवारी। तो घोड़े क्या हो जाते थे, युद्ध में लड़ने के लिए जो घोड़े थे वो सवारी ढो ढो के कमजोर हो जाते थे। तो इसने बोला अगर ऐसा कोई घोड़ा मिला ना रथ या तांगे पे लगा हुआ तो दंड चाहिए तुमसे। भू राजस्व, क्या बोलेंगे, भू राजस्व इसने कितना कर दिया पूछा था। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक है जिसने भू राजस्व को आधा कर दिया था, यानी जितना रेवेन्यू है उसको आधा कर दिया इसने। खुम्स कर लूट के हिस्से में इसने 4/5। अब तक ये होता था कि भाई राजा है जैसे, तो राजा कहता था कि भाई पड़ोसी राज्यों से अगर तुम लूट, अपने यहाँ लूट नहीं, अपने यहाँ तो दंड है, दूसरे राज्य को तुम कमजोर करके यदि लूट करके कुछ लाते हो तो अब तक सब लोग लेते थे 1/5। 1/5 अर्थात 20%। 100 रुपए लूट के लाएगा तो 20 रुपए राजा को देगा और राजा सिक्योरिटी देगा, बचाएगा तुझको, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला 80%, थोड़ा लूट करके लाओगे तो तुम्हारा सिर्फ 20%, 80% राजा का है। दान की भूमि को खालसा कहा गया, क्या बोलेंगे, दान की भूमि जो है उसको क्या कहा गया है, खालसा कहा गया, यानी जो जमीन दे दी गई उसको खालसा कहते थे। इसने कुछ डिपार्टमेंट बनाए, दीवाने विजारत वित्त विभाग है, दीवाने आरिज ये डिपार्टमेंट के नाम है। जैसे कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, जैसे सीआरपीएफ ही है नाम, आईटीबीपी है, यूपी सब इंस्पेक्टर है, ये डिपार्टमेंट है, बड़े पूछे जाते हैं। दीवाने रसालत ऐसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, ये दे देगा 4 इधर और 4 उधर, ये मिलान को दे देगा, ठीक है। बोलेंगे अभी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे। मंडियों के प्रमुख को सहना ए मंडी, सहना ए मंडी एक बच्चा अगर गुरु जी फिर आपका सीपीओ करने के लिए, बाजार को कंट्रोल करने के लिए जो व्यक्ति वहां पर अपॉइंट किया गया था। मापतोल भी देखते थे कि भैया ऐसा तो नहीं है दुकानदार सही मापतोल करता है या नहीं करता है, तो आप बोलेंगे मापतोल के अधिकारी को नाजिर कहा जाता था।
और गुप्तचर को ये बरीद कहते थे। गुप्तचर को क्या कहते थे? बरीद कहते थे। बोलेंगे फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर जी कैग का पुराना नाम क्या था सीजीए का? दरअसल में पुराना नाम नहीं था, वो मुगलों की एक व्यवस्था है। कैग तो आधुनिक समय का, भारतीय संविधान में उसका वर्णन है। मुगलों के समय कैग कहां से आ गया भाई साहब? ठीक है, वो टैक्स वसूलने के लिए उस समय पर मुगलई व्यवस्था है वह एक। उसका नाम कैग थोड़ी था। कैग तो आधुनिक समय में हुआ। कोई आपसे पूछे, आप बोले कैग का क्या मतलब मुगलों के समय पे? कैग आधुनिक भारत का, आधुनिक संविधान का, भारत की आजादी के बाद का नाम है। उसको मुगलों से काहे को जोड़ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये 1316 में जलोदर रोग से, पेट का रोग है, ऐसा समझो। हालत खराब होगी, दिन में कई कई बार जाना पड़ता था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन का निर्माण कार्य, हजार खंबा महल, ये सब दिल्ली के हैं। सराय सीरी का किला है, इसको इसने सैन्य राजधानी बनाया, अभी मैंने आपको बताया था, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। जमैयत खाना मस्जिद किसने बनवाई? अलाई दरवाजा, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, बताएंगे किसने बनवाई थी? आप कहेंगे जी ऐबक ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो साउथ गेट है उसी को हम अलाई दरवाजा कहते हैं। हौज खास, ये सब दिल्ली में है। ये दिल्ली में है। किसने बनवाए हैं? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण कार्य है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे भी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर जी अपनी लाइफ के बारे में बताओ। मैंने बोला हुआ है यूट्यूब पे, सुन लीजिए, नवीन सर लाइफ। एक एक शब्द सत्य है, मैं बार बार किसी सिंपैथी के लिए उसको नहीं बोल सकता, तो हम रोने लगोगे और कुछ नहीं है। वहां आप सुन सकते हैं, उसको सुनना चाहते हैं कभी सुनना तसल्ली है। ठीक है, बाकी अपन का काम ये नहीं है लाइमलाइट बनाने का, अपन का काम पढ़ाने का है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, तो कल शुरू करेंगे हम फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद।